अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे और कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद भी जरूर कर रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ और कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो इंसानी जिस्म का ढांचा मुख्तलिफ इकसाम की छोटी और बड़ी हड्डियों से मिलकर बनता है और एक सेहतमंद और भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ इंसानी जिस्म की हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। ताहम हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हड्डियों के खोखलापन या ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहा जाता है उसकी बीमारी है, जो हड्डियों को किसी भी तकलीफ का आसान शिकार बना देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 औरतों में से 1 और 5 मर्दों में से 1 मर्द हड्डियों के किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है। हड्डियों की कमजोरी की वजूहात क्या हैं, हड्डियों की कमजोरी की अलामात क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ हैं, जो लाहौर जनरल अस्पताल के हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मुनीबा। सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से टॉपिक भी है, क्योंकि इस शिकायत से या इस बीमारी से हर कोई अब दो चार है इस दौर में। तो हड्डियों की कमजोरी के बारे में हमें बताइएगा कि जोड़ और हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, इनकी वजूहात क्या है? बहुत शुक्रिया। आपने जो एक इशू आपने खुद बड़े अच्छे तरीके से इसको बता दिया कि हड्डियों का खोखलापन, हड्डियों का भुरभुरापन जिसको हम बोलते हैं। ये आजकल हम देखें तो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो यंग पॉपुलेशन में है जो हड्डियों का कमजोरी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ओल्ड एज में थोड़ी सी और डिफरेंट है। अच्छा। जो यंग एज में है, बहुत से अब देखें कि यंग खवातीन आती हैं हमारे पास कि हमारी हड्डियों में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, बाजों में दर्द है, टांगों में दर्द है। तो ये एक आम सी कंप्लेंट है जो बहुत सारी औरतों को होती है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस प्रोग्राम में हमारे पास बहुत सारी खवातीन हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो बच्चों को स्कूल भेज के तो फारिग होंगी और वो ये प्रोग्राम देख रही होंगी जरूर। तो बहुत ज़रूरी ये है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तो मैं अपने हाल के लिए कर रहा हूँ। जो हमारी खवातीन हैं वो हमारे मुस्तकबिल की तामीर कर रही हैं, हमारे बच्चों की केयर कर रही हैं। जब उन्हें वो खुद मजबूत होंगी, सेहतमंद होंगी, उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, वो अपने बच्चों की भी सही तरीके से तरबियत कर सकते हैं कि आपने अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे रखना है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने हड्डियों का जो भुरभुरापन, जो आमतौर पर औरतों में 45-50 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, जब उनके पीरियड्स या माहवारी बंद होती है तब हड्डियों का भुरभुरापन ज़्यादा हो जाता है। ये मर्दों में भी होता है लेकिन वो 60 या 70 के बाद होता है। अच्छा। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं, उसका तरीका ये है कि जो खवातीन हैं अपने बच्चों से स्टार्ट करें। बिल्कुल ऐसे आप ही। देखेंगे कि जो बिल्डिंग जिसमें अच्छा मटेरियल आपने लगाया हो और बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया हो, उसको गिरते गिरते खराब होते, खस्ता हाल होते बहुत टाइम लगता है। एग्जैक्टली, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो अगर आपने उसमें बहुत घटिया मटेरियल यूज किया हो तो आप देखेंगे कि वो बड़ी जल्दी कोलैप्स हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं सर, जहाँ पर ये हम देखते थे कि एक उम्र के बाद ये मसला आना शुरू होता था, हड्डियों का भुरभुरापन या हड्डियों में या जोड़ों में दर्द, अब तो नौजवान नस्ल भी इसमें आना शुरू हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि हम इतनी खालिस खुराक नहीं खा रहे, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत चेंज हो गया हुआ है जिसकी वजह से हम इन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हम अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश इतनी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे इसलिए कि हमें नॉलेज नहीं है। अब बच्चों को हम बर्गर खिलाते हैं, लाइफस्टाइल जैसे आपने बताया, बर्गर खिलाते हैं, उन्हें चिप्स वगैरह खिला रहे हैं, उन्हें फास्ट फूड खिला रहे हैं। दैट्स वेरी डेंजरस। आप उन्हें कोक्स वगैरह और ये फास्ट जो ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये पिला रहे हैं, वो हड्डियों के लिए बहुत नुकसानदेह। और ये हमने स्टडी की थी कि कॉलेज के अंदर जो बच्चे हैं उनमें हमने स्टडी की कि जो कोक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा। और बच्चे तो आजकल ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के बहुत ज्यादा कह दें आप। और इसलिए कि हमारी खवातीन को अंदाजा नहीं है कि इससे हमारी हड्डियां, उनकी अपनी हड्डियां और बच्चों की हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएंगी। और जितनी हड्डियों को मजबूत होने के लिए एक
वो ताकत चाहिए वो ताकत नहीं मिलती, उससे हड्डियां जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। तो फिर बच्चों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, कैसा उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, उनको किन किन चीज़ों से दूर और किन किन चीज़ों के मतलब लाइफस्टाइल के पास भेजना चाहिए ताकि ये बीमारियों से हम छुटकारा हासिल कर सकें? देखिए, उसके लिए मैं एक गुजारिश करूँगा कि बच्चों को आप हेल्दी फूड दें, घर के अंदर जो बनाई हो वो फूड दें, उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल करें दूध और गोश्त और ताज़ा फल। ठीक है। और अंडा ज़रूर होना चाहिए क्योंकि उसमें फास्फोरस होते हैं, उससे हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी लेने के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई एम सॉरी टू से कि बच्चे हर वक्त कंप्यूटर पे मोबाइल पे बैठे हुए हैं, बाहर जाने का टाइम नहीं है, बाहर एक्टिविटीज है नहीं, सिर्फ गैजेट्स हैं उनके हाथ में और वो बैठे हुए हैं। हाँ, दौड़ धूप करने का बाहर वो टाइम नहीं है, और खवातीन को भी अंदाजा नहीं है कि उनकी हड्डियां कितनी कमजोर हो रही हैं इस चीज़ से। तो क्या हमें अपनी डाइट के साथ साथ अब ये इन बीमारियों से बचने के लिए सप्लीमेंट्स लेने की भी ज़रूरत है? बेहतर है, क्योंकि हमारी खवातीन और बहुत सारे इवन मेल भी, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी सन एक्सपोयर नहीं है, बाहर धूप में एक्सपोयर हमारा बिल्कुल नहीं है। और अगर हमने हड्डियां मजबूत करनी है, विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए जो बहुत ज़रूरी है, उसका हमने प्रॉपर डोज लेनी है, तो हमें डेली 15 मिनट के लिए धूप के अंदर बैठना होगा। अच्छा। जो कि मुश्किल है। और बहुत सारी खवातीन में ये है कि हम बाहर निकलेंगे तो रंग काला हो जाएगा, तो इसलिए वो, और बाकी हमारी और भी बहुत सारी सोशल नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से वो एक्सपोज अपने आप को नहीं कर सकती, तो उसे विटामिन डी की कमी हो जाए। तो बेहतर ये है कि विटामिन डी का एक कैप्सूल कुछ 15 दिन बाद ले लेना चाहिए। अच्छा, और ये मतलब सिर्फ औरतों को लेना चाहिए, बच्चों को भी हम दे सकते हैं, और जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको कितनी मिकदार में फिर दें हम? जी, बच्चों को भी देना है और बड़े और बूढ़ों को भी देना है, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। अच्छा। और इसका 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का एक कैप्सूल होता है, और मेरा ख्याल है कि बच्चों में आप कोई महीने या 2 महीने बाद कोई एक कैप्सूल दे दिया करें, और बड़ों में हर 15 दिन बाद। हर 15 दिन बाद बड़े जो है वो इसको ले सकते हैं कैप्सूल को। और इसके अलावा बहुत ज़रूरी ये है कि कैल्शियम, 1 ग्राम कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हड्डियों के। ठीक है। 1 ग्राम कैल्शियम 1 लीटर दूध में है या दही में, लेकिन सबसे अच्छी जो उसकी मिकदार है वो ये जो चीज है। सर 1 ग्राम आप डेली की बात कर रहे हैं? डेली लेना है हमने 1 ग्राम कैल्शियम जो है, और किस फॉर्म में? देखिए, या तो 1 लीटर दूध लें रोज का। ठीक है। अगर वो नहीं ले सकते तो दही लें, वो भी नहीं ले सकते तो जो चीज है पनीर वो ले लिया करें, वो बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का और वो लेनी चाहिए। अगर वो भी नहीं ले सकते तो कम से कम 1 टैबलेट कैल्शियम की वो रोज लेनी चाहिए, जिसमें 1 ग्राम कैल्शियम। ठीक है। तो सर जैसे आप बताए थे विटामिन डी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हड्डियों के लिए, तो क्या इसकी डिफिशियंसी के हवाले से अगर ये कम हो रही है विटामिन डी हमारी हड्डियों में, तो इसके टेस्ट भी होते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हम लोग इसका शिकार हो रहे हैं, और इनके अलामात क्या हैं? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट। 95% लोगों में विटामिन डी कम है। अच्छा। और इसको टेस्ट कराने के लिए अगर आप जाएंगे तो कीमत काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कम से कम 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार इसका टेस्ट है। इसका टेस्ट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़रा कम रेट है या कुछ फ्री में भी हो जाता है, लेकिन एनीवे ये हर एक को लेना चाहिए। और आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर एक दफ़ा लेवल करा लें, देख लें कि वो ठीक लेवल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर लेवल कम है तो फिर ज़्यादा डोज कर लेनी चाहिए, अगर लेवल नॉर्मल है तो फिर वो उसी डोज पे कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसके सिम्टम्स हमें कैसे पता चलेंगे कि हमें डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन सी की? शुरू में तो आपको सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी की ज़्यादा सिम्टम्स ये होती हैं कि छोटे बच्चों में हड्डियाँ टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और वो बहुत सारी कंप्लेंट लेके आते हैं पेरेंट्स के, हमारे बच्चों की जो हड्डियाँ हैं वो टेढ़ी हो गई हैं, टांगें अंदर की तरफ हो गई हैं, और बाहर की तरफ बच्चा रात को सोता है तो टांगों में दर्द होती है, इसके कमर में दर्द होती है, और रात को सही तरीके से सो नहीं सकता। बड़ों में भी यूं ही होता है कि पट्ठों में कमजोरी और दर्द, और जिस्म में दर्द और जिस्म में कमजोरी, ये सारी सिम्टम्स आ जाती है। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो अब तो आप देखें तो आप स्टार्ट फ्रॉम A to Z सारे सिस्टम्स के साथ ही इसका ताल्लुक है। अच्छा, लेकिन कौन सी उम्र से ज्यादा जो है वो हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं? मैंने आपसे कहा कि 45 के बाद जब औरतों में माहवारी बंद होती है तो उसके बाद ही ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन उनका लेवल, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है
वो लेवल कम होने की वजह से हड्डियों का कमजोर जो भुरभुरापन है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और उससे हम कैसे बच सकते हैं? तो उसके सिर्फ लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करके? जी, 2-3 चीजें मैं बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी हैं। ठीक है। नंबर 1, बचपन से जवानी तक आपने हड्डियों को मजबूत करना है। जरूर, ऐसे ही है। ताकि आपकी हड्डियां पहले से मजबूत होंगी तो काफी अरसा चल जाएंगी। अगर पहले से कमजोर हैं तो फिर अब क्या करेंगी जाके? ठीक है, आपने उस पर गौर नहीं किया, आप नहीं देख सकेंगे उसको। तो नंबर 1 सबसे पहले डाइट अच्छी करें। ठीक है। जिसमें कोई दूध अच्छा हो, उसके अलावा दूध, मछली, अंडा, ये 3 चीज़ें, या प्रोटीन आप किसी फार्म में ले लें। तो अंडा भी बहुत ज़रूरी है, दूध बहुत ज़रूरी है, या दूध के प्रोडक्ट्स। लस्सी गांव में बहुत ज़्यादा मिलती है तो बहुत अच्छी है कैल्शियम। अच्छा, तो फ्री में है और मेरा ख्याल है कि वो लेनी चाहिए सबको। इसके अलावा जो विटामिन डी है, मैंने बताया कि धूप में अगर आप जा सकते हैं, जो धूप में लोग काम करते हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा है, फ्री में अवेलेबल है। तो अगर वो नहीं कर सकते तो विटामिन डी के कैप्सूल या इंजेक्शन जो मार्केट में अवेलेबल है वो ले लें। ठीक है। और नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ और गेम्स। अगर लेडीज़ बाहर नहीं जा सकती तो घर के अंदर एक छोटा सा जिम बना लें, वॉक ज़रूर करें, जिम एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइज आप समझें कि जितना आप खुराक से और बाकी चीज़ों से है उतना एक्सरसाइज है। और सर हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी खवातीन भी हैं या मर्द हजरात भी ऐसे होते हैं जिनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। वो आजकल तो नौजवान नस्ल में भी अगर ये कहा जाए तो ये चीज़ शुरू हो गई है कि वो 2-3 दफ़ा सिर्फ सीढ़ियाँ ही चढ़ें तो उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इनकी वजूहात क्या है? बड़ी अच्छी बात की आपने, और मैं ये सोच के आया था कि मैंने ये बात ज़रूर करनी है। अच्छा। और मैं भूल गया। एक्चुअली जब हम कुरान में देखें तो हमारे लिए पूरी हिदायत है हर किस्म की। हम एक एक चीज़ को उसके अंदर देखें तो हमें हर चीज़ की हिदायत उससे लेते हैं। लेकिन चूंकि हम ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे बहुत सारा लाइफस्टाइल और हमारी ज़िंदगी और हमारे मामलात इतने बुरे हो गए हैं कि शायद पूरी दुनिया में हम सबसे लोअर लेवल पे रैंक करते हैं एथिकल वैल्यूज़ के हिसाब से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असराफ ना करो। असराफ सिर्फ मैं समझता हूँ कि आप जैसे पैसे में असराफ करते हैं, आप बहुत सारी फजूल खर्ची करते हैं, शादी ब्याह पे असराफ करते हैं, वो असराफ नहीं है। खाने में भी असराफ है। अच्छा। कि आप अपनी जो एक कैपेसिटी है उससे ज़्यादा खा जाते हैं। और आप देखें तो शादी ब्याह है तो हम सबसे ज़्यादा प्लेटें भर के ले आते हैं और आधी से ज़्यादा प्लेटें छोड़ देते हैं। जितना ठोंस सकते हैं हम ठोंस लेते हैं। तो ये बहुत गलत है, अपने साथ ज्यादती है। जब आप अपना वेट अपना बढ़ा लेंगे खास हद से ज़्यादा तो आपके जोड़ ख़राब हो जाएंगे, आपको डायबिटीज़, शुगर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, दिल की तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने वेट को कंट्रोल रखें। ठीक है। नंबर 2, बहुत सारी जो गलत एक्सरसाइजेज हैं जैसे दंड बैठ के मारते हैं लोग। अच्छा। तो वो उनसे अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। जो कुछ लोग वॉक कर रहे होते हैं और बहुत स्लो आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर रहे होते हैं, उससे जोड़ बड़ी जल्दी खिंच जाते हैं। अगर आपने वॉक करनी है, इट शुड बी ब्रिस्क वॉक, तेजी से वॉक करेंगे। ठीक है। तो ये आप देखें पार्क में जाएं तो बहुत सारे लोग बहुत हैवी ओबीज होते हैं, जोड़ पहले उनके खराब हुए होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं, उससे और जोड़ खराब हो जाते हैं। तो जवानों के लिए ज़रूरी है कि एक्टिव लाइफस्टाइल और तेज़ वॉक करनी है। और कुछ खुराक में हमारे पास है जिंजर, जो है वो बड़ी अच्छी एक चीज़ है। ठीक है। और गार्लिक, ये 2 चीज़ें ये ब्लड प्रेशर और जो कार्टिलेज है इसको कंट्रोल करती हैं। तो अदरक और थोम जो है ये आप इस्तेमाल करें। तो अदरक से जो है वो घुटनों को हिफाजत होती है, थोम इस्तेमाल करने से लहसुन जो है वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ठीक है। तो ये हर एक बंदे को थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए। अच्छा, ये अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना चाहिए। दूसरा सर, हम देखते हैं कि कुछ लोग इस चीज़ की भी शिकायत करते हैं कि हम चलते बैठते उठते हम लोगों की हड्डियों में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो क्या ये भी हड्डियों की कमज़ोरी की अलामत है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। इसमें हड्डियों की कमज़ोरी और कार्टिलेज की डिजनरेशन जो है, कार्टिलेज की डिजनरेशन वो स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से वो हड्डियों में से क्रैकल साउंड शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो आजकल हम जो खुराक खा रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी हम इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, जो हम बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिलावट हुई होती है। अभी जैसे आपने कार्टिलेज की बात की है, ये हमारे जो नाजरीन हैं उनको आम जबान में समझा दें कि ये क्या चीज़ है, इसकी कमी किस तरह वाक़या हो सकती है।
कार्टिलेज जो है ये अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छी एक सतह बनाई है जो जोड़ के अंदर लगी होती है। ठीक है। और अगर आप देखें मुर्गी की, अगर आप जोड़ को खोल के देखते हैं जो जॉइंट वगैरह, तो आपको एक सफेद रंग के अंदर एक झिल्ली नजर आएगी। बिल्कुल। तो वो एक ये अल्लाह ताला ने बड़ी यूनिक किस्म की, और इसके अंदर बहुत सारी इंजीनियरिंग अल्लाह ताला ने डाल दी है। तो ये हम जोड़ मूव करते हैं तो बगैर किसी दर्द के वो मूव होती है। तो ये कार्टिलेज है। अगर वो कार्टिलेज वक्त के साथ साथ घिसना शुरू हो जाए और घिस जाए, उससे प्रॉब्लम ये है कि वो फिर जोड़ खराब होने शुरू हो जाता है। अच्छा, और उसमें से आवाजें और फिर दर्द आना शुरू हो जाती है। तो इससे हम किस तरह बच सकते हैं? मतलब इसके भी क्या रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं, मेडिसिन खा सकते हैं? जी, सबसे पहले ये है कि वेट कम होना चाहिए। वेट आपने बिल्कुल नहीं बढ़ाना। और इसके अलावा जो एक्टिव लाइफस्टाइल है वो यूज़ करना है आपने। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जैसे लेडीज़ ख़वातीन घरों में चल रही होती हैं, जी मैं तो बहुत ज़्यादा काम करती हूँ घर के अंदर, तो उससे जोड़िए घिसते हैं। ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, घर के अंदर भी चलें तो तेजी से चलें। ठीक है। बहुत ज्यादा सीढ़ियां वॉक नहीं करनी, ऐसा वॉक नहीं करनी। ठीक है। बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़, समटाइम्स लोग 4-4 मंजिल ऊपर रहते हैं और डेली पता नहीं कितनी ज्यादा दफा आते जाते हैं, तो उससे भी जोड़ के बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने से भी परहेज करें। अच्छा, ये भी अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें कि आपने एहतियात किन किन चीज़ों की करनी है। दूसरा सर, हम देखते हैं कि अक्सर हम थोड़ा सा चलते हैं या अमूमन हमारी मोच आ जाती है, तो क्या ये भी इन्हीं अलामात हैं कि हमारी कमजोरियां, हमारी जो हड्डियां वो कमज़ोर हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा? नहीं, मोच का इससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। मोच एक्चुअली जो इंजरी होती है, जब आपका पाँव ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है, अगर किसी वजह से गलत तरीके से आपने पाँव रखा, सही तरीके से सीढ़ी के ऊपर नहीं रखा, उससे पाँव स्लिप हुआ और वो मुड़ गया, तो जॉइंट आपस में, आप ये देखें मैं जॉइंट मूव कर रहा हूँ तो दो हड्डियाँ बिल्कुल अलग हैं। अब इन जोड़ों को पकड़ के रखने वाले जो पट्टे हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, और अगर वो पट्टा टूट जाता है तो उससे पूरे जोड़ की जो मूवमेंट है वो इफेक्ट होती है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि उसको फ़ौरन प्लास्टर लगाना चाहिए ताकि वो जो पट्टा है वो प्रॉपर अपनी पोजीशन पे जुड़ जाए। तो इसको हम मोच कहते हैं कि वो जोड़ का जो पट्टा है वो टूट जाता है। अच्छा, तो उसको सही तरीके से हमें प्लास्टर लगा के मोबिलाइज करना होता है ताकि वो विद इन 4 to 6 वीक्स जुड़ जाए और बंदा नॉर्मल लाइफ रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर सके। और जिस तरह सर हम घुटनों के दर्द की बात कर रहे थे, बहुत से लोग, मैंने भी ऐसे देखे हमारी फैमिली में, कि वो बिल्कुल ही पहले जब होता था इग्नोर करते रहते थे और बाद में अब तो वो सिर्फ चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे, सीढ़ियां तक नहीं चढ़ सकते वो लोग। तो अगर वो डॉक्टर से रिज्यू करते हैं तो उनका फिर प्रोसेस क्या होता है, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह उनको ट्रीट किया जाता है? बड़ा अच्छा आपने किया, लेकिन इसमें मैं 2-3 चीज़ें ही बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि हमारे लोग जब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हैं तब तक वो एडवांस स्टेज में जा चुका होता है, मतलब वर्स्ट हो चुकी होती है सिचुएशन उनकी। सबसे पहले वो जाते हैं किसी पहलवान या हकीम के पास। एग्जैक्टली, हाँ, जो कि अनपढ़ जाहिल है, जिसको कुछ अंदाजा नहीं है कि मैंने क्या ट्रीट करना है। वो कुछ तरीके से उन्हें दे देता है कि यूं करो और चलते रहो। फिर वो मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं, फिर वो किसी जीपी के पास जाते हैं, फिर आखिर में जब जीपी से भी ठीक नहीं होता तो फिर वो हमारे पास आते हैं। अच्छा। अगर वो फर्स्ट स्टेज पे आ जाएं तो हम उस प्रोसेस को डायग्नोज करके उसको हाल्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है। उसमें हम पेशेंट को बहुत सारी एडवाइस दे सकते हैं जिससे वो अपना ये जो डिजनरेशन है इसको प्रिवेंट कर सके, इसको रोक सके। तो हर स्टेज के डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है आमतौर पे उसको हम दवाई से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यही है कि खाओ कम, वजन कम रखो अपना, अगर वजन ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करो। अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक साहब आए और कहा कि मेरे घुटनों में दर्द है। तो मैंने कहा जी घुटनों का कोई कसूर नहीं है, आपका वेट 150 kg है, तो बेचारे इनका तो कसूर कोई नहीं है। तो कहते हैं मैं क्या करूं? मैंने कहा आप स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करवाएं, अपने मैदे का ऑपरेशन करवाएं, आपका मैदा इतना है उसको छोटा करा ले, ठीक है, आपका वेट कम हो जाएगा और घुटने आपके रिलीफ हो जाएंगे। तो उन्होंने अपना मैदे का ऑपरेशन कराया और विद इन 4 months उन्होंने 50 kg कम किया। तो 1.5 मन कम कर लिया ऑलमोस्ट। और उससे वो कहा, उन्होंने कहा जी मैं बड़ा रिलीफ हो गया। अब ये चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं है। आप उसको पेन किलर देते जाएंगे, अब दर्द की दवाई देते जाएंगे, मे बी कि वो 4-5 माह निकल जाएंगे, 6 माह, उससे जोड़ और ख़राब हो जाएंगे और आपने जो उसका प्राइमरी इशू था उसको एड्रेस ही नहीं किया आपने।
तो इसी तरीके से आप कहते हैं जी आप वॉक करो, अब 150 केजी के साथ आप वॉक करवाएंगे एक पेशेंट को, तो उसके जोड़ जो पहले ही ख़राब हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। बैठ के, एक चीज़ मैं नाजरीन से कहूँगा कि बैठ के वॉक करनी है। अच्छा, वो बैठ के कैसे वॉक करनी है, एक काउच बनाए ऊपर, ठीक है, जो कि ऊंचा हो, और उसके ऊपर बैठ के आप यूं यूं वॉक करें, ठीक है, टांगे आपके नीचे ना लगे, आप यूं करके वॉक करते रहें बैठ के, ताकि आपके जोड़ भी खराब ना हो और वॉक भी हो जाए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना चाहिए ताकि हम इन तमाम बीमारियों से बच सकें। हमारे साथ मोहम्मद हनीफ साहब मौजूद थे, हेड हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के जनरल हॉस्पिटल से। इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। जनाब, हम हड्डियों के हवाले से बात कर रहे थे कि आजकल ये मसला हर किसी का बनता जा रहा है, तो अपनी हड्डियों को किस तरह मजबूत रखना है और इन तमाम बीमारियों से आपने बचाना है, और उसके हवाले से हमने आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपने खालिस खुराकों का इस्तेमाल करना है। खालिस खुराकों के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफस्टाइल में कि आप तमाम तर इन चीज़ों से बच सकते हैं जो कि आपको लाहक हो सकती हैं। अगर आप मोटे हैं तो अपने आप को कम करिए ताकि ये जो बीमारियां हैं, ख़ासतौर पर हड्डियों की बीमारियां, इनसे हम बच सकें। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सोने शहर लाहौर के हवाले से, जिसके चौक और चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर गदागरों का राज बदस्तूर बरकरार है। कुछ दिन पहले इंतजामिया की जानिब से शहर को गदागरों से पाक करने के हवाले से बुलंदोबांग दावे भी किए गए थे, लेकिन इंतजामिया की कार्रवाइयां मौसर साबित न होने की वजह से शहर को भिखारियों के चुंगल से आजाद नहीं करवाया जा सका। लाहौर की शाहराहें हो या चौक चौराहे, हर जगह हम भिखारियों ने अपने बच्चों अपने पंजे गाड़ लिए हैं और पेशावर भिखारियों के अहम शाहराहों और इशारों पर भीख मांगने से शहरी काफी परेशान दिखाई देते हैं, और गदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों से भी शहरियों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। शहर के बेशतर इलाकों में खवातीन, बच्चे और उम्र रसीदा अफराद भीख मांगते हुए हमें रोजाना की बुनियाद पर हुकूमती इकदामात का मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और दीगर मुतल्लिका सरकारी इदारों ने भिखारियों के खिलाफ इकदामात किए, आगाही मुहिम भी चलाई, मगर मुकम्मल तौर पर कामयाबी से हमकिनार ना हो सके। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के दावे एक तरफ, लेकिन सड़कों पर जो मनाजिर इसके बरक्स दिखाई देते हैं वो एक तरफ है। शहर को भिखारियों से क्यों छुटकारा नहीं मिल सक रहा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सिद्दीक चौधरी, हैं मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। ऐसे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। जुनैरा इलियास है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जुनैरा, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये जो इंसदादे गदागरी मुहिम के दौरान हमने देखा है कि महकमा चाइल्ड प्रोटेक्शन ने 55 बच्चों को तहवील में लिया है, तो ये बच्चे कौन हैं और किस तरह इनको तहवील में लिया गया है, कहाँ से इनको पकड़ा गया है, क्या इनके वालिदैन इनको भीख मंगवा रहे थे इनसे या कोई ग्रुप है इनके पीछे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके इल्म के लिए और पूरे शहर के इल्म के लिए ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की हद तक बैगर से जितने भी मामलात हैं उसको डील करेगा। ये जितने भी अडल्ट्स आते हैं जो आपको सड़कों पे नज़र आते हैं, बूढ़ी औरतें हैं और कुछ बूढ़े लोग हैं, कुछ खवातीन हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंडर नहीं आते। ठीक है। सेकेंडली, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मुकम्मल तौर पर बच्चों के खिलाफ जो बैगर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो पिछला एक वीक गुजरा है उसमें 55 बच्चे जो हैं वो उनको जो है वो रेस्क्यू किया। अब जब बच्चे रेस्क्यू कर लिए जाते हैं तो उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो बच्चे जो है वो कोर्ट में पेश कर देते हैं। ठीक है। अब वो हमारा जो एक्ट है उस एक्ट के सेक्शन 24 के तहत हमें जो बच्चे जो हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस करने होते हैं। अब इट्स डिपेंड अपॉन कोर्ट कि जी वो बच्चों को अपनी हमारी कस्टडी में दे देते हैं या पेरेंट्स के हवाले कर देते हैं। अब मोस्टली जो होता इस तरह है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, ये जो एक पूरा एक माफिया है, ये प्रोफेशनल लोग हैं कि जो अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए भेज देते हैं और फिर उन्हीं से वो सिलसिला कार आगे चलता रहता है। ये प्रोफेशनल लोग जो है ये अपने बच्चों को ना भीख का एक सिलसिला जो है ना वो शुरू करवा के रखा हुआ है। ठीक है।
और हमारी ये रिक्वेस्ट है सोसाइटी से भी कि जी अगर वो सोसाइटी जो है, वो जो लोग जो हैं वो बच्चों को भीख देना बंद करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको ये कल की बात बताना चाह रहा हूँ कि कल 5 से 6 बजे के दौरान हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया कि जिसमें मून मार्केट, बेखेवाला मोड़, इकबाल टाउन, वहां पर हमें कोई बच्चा भीख मांगता हुआ नजर नहीं आया। अच्छा। लेकिन अडल्ट जो थे वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये इस ऑपरेशन का एक जिसे कहते हैं एक इफेक्ट हो रहा है, एक थ्रेट गई है कि जी बच्चों को अब सड़कों के ऊपर नहीं लेकर आना। लेकिन बावजूद इसके कि हम इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि ये एक माफिया है कि जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जाना है, इतनी जल्दी ये जो है ये नहीं जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी एफर्ट्स के साथ साथ ये जितने भी गदागर हैं ये ख़त्म हो जाएंगे शहर से। बिल्कुल ऐसे ही है। जुनैरा, आप भी इस पे काफ़ी बात करती रहती हैं, आप फील्ड में भी जाके देखती हैं कि हम देखते हैं कि एक गली या एक चौराहे पे तो ये लोग ऑपरेशन करते हैं, वहाँ से तो मांगने वाले या बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वही जो वहाँ पर मांग रहे होते हैं वो दूसरे साइड पे चले जाते हैं, किसी और चौराहे पे हमें नज़र आते हैं। तो ये ऑपरेशन कहाँ तक आपको कामयाब नज़र आ रहा है? ऑपरेशन अगर कामयाबी की बात करें तो मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन सिर्फ देखने की हद तक तो ज़रूर है, लेकिन जैसे सर बता रहे हैं कि जी हमने बच्चों को रेस्क्यू किया, लेकिन वही बच्चे उसी चौक पे आपको दोबारा दिखाई देते हैं 3 से 4 दिन में। जैसे ये हम लोग प्रोसीडिंग सुनते हैं ना कि इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, वो 3-4 बच्चे जरूर रख लेते हैं कि हम निशानदेही कर सकेंगे, देखिए जी ये पेरेंट्स बैठे हैं उनके, जिन बच्चों को हमने कल परसों पकड़ा है। लेकिन इससे ज़्यादा की हद तक मैंने कभी भी नहीं देखा है, क्योंकि हमेशा से दावे किए जाते हैं कि जी हम इनके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे लेकिन इनके पेरेंट्स पे FIR करवाएंगे। और एक ही ग्रोह है, उसी के बच्चे हैं, अगर बच्चे पकड़े गए हैं तो फिर उन्हीं पेरेंट्स के खिलाफ तो FIR हो जानी चाहिए और वो भी हमें नहीं दिखने चाहिए। और जैसे ये बता रहे हैं कि जी हमने कल फलां जो है कार्रवाइयां की हैं, अब भी आप चली जाएं मेरे साथ, वहाँ पे आपको बच्चे भी मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप हमारे ऑफिस आ रहे हो, एग्जैक्टली वहाँ पर नजर हमारे ही ऑफिस की तरफ आ रहे हो तो डेविस रोड पे आपने देखा होगा, फिर प्रेस क्लब पे देखा होगा, ढेर सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे सुबह हमें नजर आ रहे होते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि जी अब ये ऑपरेशन कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो अभी बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कैंपेन्स बहुत चलाई हैं पिछले 2.5 साल से। हमने देखा है लिबर्टी, DHA और हर बड़ी जगह पे हम लोगों ने जो पोश इलाके हैं वहाँ पे हमने कैंपेन चलाई हैं, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि एक भी कैंपेन अंदरून लाहौर में नहीं हुई होगी जहाँ पे इनका गढ़ है। अगर आप भाटी चली जाए, मीनार पाकिस्तान चली जाए, कोई अंदरून का बाजार देख लें, दिल्ली दरवाजा देख लें जो कि एक फेमस मार्केट है अंदरून की, वहाँ पे आपको बेकारियों की भरमार मिलेंगे, क्योंकि आज तक हमने वहाँ कैंपेन ही नहीं चलाई है, वहाँ पे हमने ऑपरेशन ही नहीं किया। हमने ऑपरेशन करने के लिए कहाँ पहुँचना है? गुलबर्ग पहुँचना है, यहाँ पे हमने DHA चले जाना है। तो सर ये सिर्फ कैंपेन जो है ये पोश इलाकों तक रह गई हैं या सिर्फ हम वहीं तक होके रह गए हैं? अंदरून में हमें नजर नहीं आता कि इतने मसाइल वहाँ पर भी हैं, भिखारी में वहाँ पर भी नजर आते हैं? जी, मैं इसमें एक बात और आपको क्लियर कर दूँ कि 2 इशूज़ हैं। एक तो ये है कि हमने बच्चे को रेस्क्यू किया और फिर हमारे ऊपर शिकवा शिकायत ये आता है कि जी बच्चे 3-4 दिन बाद, जिस तरह अभी जुनैरा ने फरमाया ये बात कि 3-4 दिन बाद वही बच्चे आपको नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है जी। अब होता ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का जो काम है वो सिर्फ इस हद तक है कि उन्होंने बच्चों को रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू करने के बाद एक अलग से एक जुडिशियल सिस्टम है कि हम वो बच्चे जो है वो कोर्ट में अपीयर कर देते हैं। अब इट्स डिपेंड अपॉन कोर्ट, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है कि कोर्ट उसके साथ कैसा बिहेव करती है। कोर्ट की मर्जी है कि उसको छोड़ दे, कोर्ट की मर्जी है उसको ना छोड़े। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि बच्चों को सजा नहीं दिलवाता चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का काम नहीं है कि वो बच्चों को सजा दिलवाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का सिर्फ रेस्क्यू करने का काम है। जी, मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूँ। सेक्शन 36 अगर आप पढ़ें तो उसमें ये वाज़िया तौर पर ये बात लिखी हुई है कि बच्चे को सजा नहीं दी जाएगी, जो बच्चे से भीख मंगवा रहे हैं उनको सजा दी जाएगी। सर हमें उनको भी सजा देते उनको सजा दी जाएगी। हमें ऐसा कोई केस हमें नहीं नजर आया कि उनके खिलाफ करवाया हो और उनको सजा मिली हो एक्चुअली। जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने अभी एग्री मुझसे किया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का काम है कि बच्चों को रेस्क्यू करना, कि जो नेग्लेक्टेड बच्चे हैं या जो बेगर्स हैं, क्योंकि हमें एक एक्ट दिया गया और हमने स्पेसिफिकली उस एक्ट के मुताबिक अपना काम परफॉर्म करना है। अब बच्चे को रेस्क्यू करते हैं, लाते हैं, कोर्ट को दे देते हैं। अब कोर्ट ने अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है और कोर्ट ने चेक करना होता है कि इस बच्चे के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, इसके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए या ना की जाए। वो वहां पर कोर्ट का काम है। लेकिन कोर्ट में तो जज नहीं है आपके पास अभी? नहीं, जज तो हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा। एक एडिशनल सेशन जज हैं
ठीक है। जो वो वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और स्पेशल सिस्टम कोर्ट का है और उसमें हमारी इंटरफेरेंस ही नहीं है। उसमें तो हमारी कतई तौर पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर उसमें हमारी इंटरफेरेंस हो जाए तो फिर तो ये जो बच्चों की कस्टडी का इशू आता है तो फिर उसमें ये आएगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है हम ये जो मुहिम है जो आप लोग इनके खिलाफ, गदागरों के खिलाफ चला रहे हैं, ये कामयाब होती हुई हमें नजर ही नहीं आ रही। क्या तमाम महकमे जो है वो आपस में इंटरलिंक नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है इनकी, इस वजह से ये कामयाब होती हुई हमें नजर नहीं आई? क्योंकि 2.5 साल हो गए हम ये सुन रहे हैं। जी, आप ये देखें कि 2.5 सालों में ये वाहद एक सिस्टम, ये वाहद एक जिसे कहते हैं कि एक टीम है कि जो चेयरपर्सन भी साथ जाती हैं, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी जाते हैं, हमने देखा है, सारे मिलकर रेस्क्यू जो है वो ऑपरेशन भी कर रहे हैं और मुहिम भी चला रहे हैं। बल्कि आप इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि जब कोविड का दौर था और हर जगह पे लॉकडाउन था तो तब भी ये हमारी टीम जो है चेयरपर्सन के साथ और जितने भी मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर से सारे मिलकर हम निकले और हम बच्चों में आगाही जो है इस बात की दी। और अब पहले की निस्बत कतरे बच्चे कम हो रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात आपसे वाज़ेह की है कि ये एक पूरा माफिया है, इसको टाइम लगेगा। और दूसरा ये है कि जब तक सोसाइटी हमारा साथ नहीं देगी, जब तक लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि हमने बच्चों को भीख नहीं देनी। हमारा तो एक स्लोगन है कि भीख नहीं तालीम, कि आप बच्चों को प्रेफर करें, उन्हें मोटिवेट करें कि आए हम आपको तालीम देते हैं। कि आपके मुल्क पाकिस्तान में, आपके सूबे पंजाब में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मौजूद है कि जो बच्चों को कहता है कि आप ये भीख वाला काम खत्म कर दें, हम आपके हाथ में कॉपी और पेंसिल देते हैं, आपको पढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। आप हमारे ब्यूरो में आए, आप वहां पर आके देखें कि हम बच्चों को किस तरह रिहेबिलिटेट करते हैं। लेकिन सर आप लोग रेस्क्यू करेंगे, अदालत उन्हें छोड़ देगी तो बच्चे तो फिर वही जाके काम करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे तो नहीं ना। बिल्कुल। अगर रेस्क्यू किया है उनको फिर वहां पर रखा जाए कुछ देर और उनको बताया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए कि ये काम गलत है, हम लोग आपको एक अच्छा कारामद शहरी बनाना चाहते हैं। अगर प्रोसीडिंग आगे जाएगी, वो छूट जाएंगे तो उनको कैसे हम कारामद शहरी बनाने की कोशिश करेंगे? जी, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से इस हद तक कि हमने बच्चे को रेस्क्यू कर लिया, उसके बाद अदालत का प्रोसेस जो ब्यूरो की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, होगी, ब्यूरो की जिम्मेदारी खत्म हो गई। फिर उसके बाद कैसे हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है कोर्ट की अब लेकिन इस तरह का सिचुएशन है कि अब कोर्ट जो है वो 1 माह के लिए, 1 माह से पहले बच्चे को नहीं देखती और वो 1 माह तक बच्चा हमारे पास रहता है। उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि हमने वापस नहीं जाना और वो हमारे पास भी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स जो आ जाते हैं वहां पर आके वो एक एप्लीकेशन मूव करते हैं और वो कहते हैं कि हमें कस्टडी चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक्ट है वो नेग्लेक्टेड बच्चों की हद तक है कि जिनका कोई पीछे वाली वारिस नहीं है। जब उनके वाली वारिस आ जाते हैं तो फिर वो बच्चे को ले जा सकते हैं कानून के मुताबिक। तो हम वहाँ पर फोर्सफुली उनको नहीं रख सकते। तो ज़रा आपके रिसोर्सेज क्या कहते हैं? अभी तक कितने पेरेंट्स के ऊपर जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उनके खिलाफ कार्रवाई एक्चुअल में की गई है? कार्रवाइयाँ तो फिलहाल नहीं की गई हैं। अच्छा। क्योंकि हम जब भी पूछते हैं कि कितनी FIRs हुई हैं तो हमें वही एक कोटेड फिगर दे दी जाती है कि 25 FIRs लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई फिर कहते हैं, फिर पूछो तो फिर ये होगा जी कि अब हम अमेंड कर रहे हैं, लॉ अमेंड हो रहा है, उसके बाद देखिएगा। लेकिन वो मेरा ख्याल है किसी तरह से टेन्योर पूरा हो जाएगा, अमेंडमेंट नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें कि बच्चे, मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन से वाले सिग्नल पे कम है, या शायद मैं जब गुजरती तो उस टाइम वो ज्यादा भरमार हो जाती है। क्योंकि आप अंदरून से शुरू करें और क्योंकि हम लोग का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, हमें हर एरिया में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको बच्चे मिलते हैं और आप, बल्कि हमारे पास फुटेजेस मौजूद होती हैं कि बच्चे हैं, और जहाँ पे 3 बड़े होंगे वहाँ पे 2 बच्चे लाजमी होंगे। क्योंकि बच्चों पे ज्यादा लोग जो है वो एक सिंपैथी रखते हैं उनके लिए कि नहीं भी देना होगा ना तो फिर भी दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीजें तो चलनी है, क्योंकि जब तक प्रॉपर कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, क्योंकि पिछले साल से ये शुरू किया हुआ है, पिछले रमजान से मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम ये अनाउंस किया गया था कि जी हम प्रॉपर FIRs करवाएंगे, बेगर्स को अब नहीं जीने देंगे। आगाही मुहिम नो डाउट बहुत दफा चलाई, जैसे आपने अभी मेंशन किया था कि क्या फ्लॉज हैं। डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट करने को तैयार नहीं है। आगाही मुहिम के लिए 3-4 डिपार्टमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, लेबर डिपार्टमेंट आ जाएगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आ जाएगा, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने भी इवन 2 कैंपेन्स इनके साथ की, लेकिन सिर्फ कैंपेन्स की। उसके बाद कार्रवाइयों के दौरान हमें कोई भी कहीं नहीं दिखाई दिया। अब हम कहते हैं जी कि बेकारियां बैठे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ये कहते हैं जी कि ये बड़े बेकारी हमारे अंडर नहीं आ रहे। अच्छा। और फिर अगर हम इंतजामिया से पूछेंगे वो कहेंगे जी छोटे बेकारी हमारे अंडर नहीं आ रहे। तो सबसे बड़ा फ्लॉ ये है।
अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक कार्रवाई के लिए जा रहा है तो वो क्यों इंतजामिया के 2 बंदे अपने साथ नहीं लेके जा रहा है कि जब आप बेकारियों को पकड़ रहे हैं तो दोनों डिपार्टमेंट से एक ही दफा काम कर लें। लेकिन वो इसलिए छोड़ाते हैं कि जी वो बच्चा बहुत छोटा था, वो अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता और माँ को पकड़ने वाला इदारा हमारे साथ ही नहीं था। जैसे सर निशानदेही कर रही है जुनैरा, तो मैं फिर से वही सवाल करूंगी कि क्या तमाम इदारे जो इंटीग्रेटेड एफर्ट करते हैं ताकि इसके खिलाफ एक अच्छी खासी हम लोग कोई मुहिम चला सके और यहाँ पे हमारी जो मुहिम चल रही है उसको कामयाब बना सके? देखिए जी, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। जिस तरह जुनैरा ने कहा कि लोग चौराहों पे जब खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चा है तो वो ना चाहते हुए भी उसको पैसे दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही हमें खुद को मोल्ड करने की ज़रूरत है। अच्छा। खुद में तब्दीली लाने की ज़रूरत है कि अगर सोसाइटी हमारे साथ थोड़ा सा तावन करे, लोग हमारे साथ तावन करें कि जो बच्चों को देखते हैं उनको भीख ना दें, तो फिर हमारी ये जितनी भी मुहिम है, हमारे जितने भी प्लान है, हमारे जितनी भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये सारे के सारे कामयाब हो जाएंगे। अगर हमने खुद से तब्दील खुद को नहीं करना, हमने बच्चों को देखकर उनको पैसे देने हैं, तो हम एक दफ़ा ऑपरेशन करेंगे, 4 दफ़ा ऑपरेशन करेंगे, बार ऑपरेशन करते रहेंगे, तो फिर वो क्या होगा कि जब तक वो ऑपरेशन की थ्रेट रहेंगी तब तक बच्चे नहीं आएंगे। जैसे ऑपरेशन की थ्रेट खत्म हो जाएगी, बच्चे वो फिर से आना शुरू हो जाएंगे। जब तक बच्चों को ये इल्म हो जाएगा कि हमें अब सड़कों से, शाहराहों पे, अशारों पे पैसे नहीं मिलने, तब तक ये जो है, ये माफिया जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा, लेकिन हमारा ऑपरेशन एक सिंबल है इनके लिए, एक थ्रेट का कि भी आप लोगों ने यहाँ पर नहीं आना। लेकिन सोसाइटी को भी हमारे साथ तावन करने की ज़रूरत है। सर, सोसाइटी को तो तावन करने की ज़रूरत है और हम देखते हैं कि एकदम इंतज़ामिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है इनके खिलाफ, देन दूसरी साइड पर ही वो इतना खामोश होकर बैठ जाती है कि हमें समझ ही नहीं आती कि ये इंतज़ामिया है भी है कि नहीं है। तो क्या एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए ताकि इसके खिलाफ हम, इस जुर्म के खिलाफ हम लोग लड़ सकें? जी, हम जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से, क्योंकि मैं उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें तो हमने अपनी स्पेसिफिकली एक पॉलिसी बनाई हुई है कि हम वीकली बेसिस के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो करते हैं और बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू भी करते हैं, लेकर भी आते हैं, मामलात करते हैं। जहाँ तक अडल्ट का ताल्लुक है, ज़िली इंतज़ामिया के साथ और उनके ये सोशल वेलफेयर के अंडर आते हैं, ये उनके मामलात हैं, उनको भी ज़ाहिरी बात है इस तरीके से करना चाहिए और लाम हल्ला वो करते भी होंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की है कि ये माफिया है, इसने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हमारी एफर्ट्स चल रही हैं ये ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा सर, हमने देखा था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ने बच्चों के अडॉप्शन के हवाले से भी पॉलिसी एक स्टार्ट की थी, वो कहाँ तक पहुँची है और अभी तक कोई बच्चे अडॉप्ट हुए हैं? जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो बच्चों की अडॉप्शन की पॉलिसी है वो स्पेसिफिकली एक्ट में भी मेंशन्ड है और वो भी मामला चल रहे हैं। उसमें भी ये होता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का रोल जो है वो एक नॉमिनल सा है, आप ये कह सकते हैं कि हमने एक रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करके कोर्ट में सबमिट करवानी होती है और ये आफ्टर ऑल जो फाइनल अथॉरिटी है वो कोर्ट ही होती है। कोर्ट ने डिसाइड करना होता है कि इसको ये बच्चा किसके हैंड ओवर करना है, किसके हैंड ओवर नहीं करना। मतलब ये भी कोर्ट तक ही प्रोसीजर सारा जाता है, कोर्ट पे लाके खत्म कर दी जाती है। अभी तक पूरा मतलब 6 महीने होने लगे हैं साल शुरू हुए में। अभी तक सिर्फ 8 बच्चे अडॉप्शन फाइल्स जिनकी थोड़ी एक्सेप्ट हो गई हैं, जिनमें से 5 बच्चे अब तक अडॉप्ट हो चुके हैं और 6 महीने में अगर हम पर मंथ भी बात करें तो एक भी बच्चा अडॉप्ट नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिसीज बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं और उसमें लीनियंसी नहीं है। जहाँ पे हम बेगर्स पे बात करते हैं तब कोर्ट भी बेचारा पिघल जाता है, लेकिन जब हम एक अच्छी काविश कर रहे हैं, एक अच्छा स्टेप कोई लेना चाह रहा है, लेकिन उसमें हम बिल्कुल लीनियंसी नहीं दिखाएंगे कि भाई ये पॉलिसी है, इसको कंप्लीट करके आए आप। अदरवाइज हम अगर बेगर्स पे बात आ जाए तो फिर वो भाई बच्चे थे ना, क्या कर लेते, और हम नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं रख सकते। और ये कह सकते हैं कि इंतजामिया उसका भी है। ठीक है जनाब, जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद थी। जुनैरा, बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद सदीक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भी वक्त दिया। और हम बात कर रहे थे चाइल्ड बैगिंग के हवाले से, और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि अगर आपके पास भी सुबह सुबह या दिन के किसी भी पहर कोई बच्चा मांगने के लिए आए तो उसको ना पैसे दे, ताकि ये जो हमारी मुहिम चला रहा है इंतजामिया या चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये मुहिम जो है हमारी वजह से ही कामयाब हो सके। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं जिंदगी में रंगों की अहमियत के हवाले से। तो क्या कभी आपने सोचा है कि रंग ना होते तो जिंदगी कितनी फीकी और बेरौनक होती? बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की तरह ये रंग ही हैं जिनकी बदौलत हमारे आसपास ये हमें बहारें नजर आती हैं। उन रंगों का हमारी सोच, सलाहियतों, तवानाई और शख्सियत पर इतना असर है जिसका शायद हमें अंदाजा ही नहीं है। इसीलिए माहिरीन भी कहते हैं कि सेहतमंद रहना है तो अपनी शख्सियत के हम आहंग रंगों का इंतखाब करें। इसी हवाले से आर्ट थेरेपी भी बहुत ज़्यादा मकबूल होती जा रही है, जिससे हमारे नफ्सियाती मसाइल का इलाज किया जाता है। तो जनाब, रंगों की अहमियत क्या है और उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। माहम गुल हैं जो विजुअल आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। माहम, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। माहम, आप एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और आपसे बेहतर रंगों को कोई नहीं जानता, तो हमें बताइए कि आपके नज़दीक रंगों की कितनी अहमियत है जिंदगी में होने के हवाले से? रंग बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आप हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट हो जाए, आप बाहर निकले अभी स्टूडियो से, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, तो आपको कैसा महसूस होगा? ऑब्वियसली आपके मूड पे इफेक्ट होगा। रंग आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप घर में ग्रीनरी लगाते हैं तो वो आपके मूड को इफेक्ट करती है। अगर आप इवन बहुत ज़्यादा येलो लाइट लगा लें तो वो आपको एक अजीब सी सो दो बल्ब, अगर दो बल्ब्स का इम्तजाज करके आप घर में लगाएं, एक ब्राइटनेस का एहसास होता है आपको। इवन के वॉल के जो कलर्स होते हैं हमारे घर में, अगर आप वो भी बहुत ज़्यादा डार्क टोन्स में ले जाएं, आपको तंगी का एहसास होगा, कमरा छोटा लगने लग जाएगा। तो अगर आपको उसमें मज़ीद वुसअत क्रिएट करनी है, या आपको ये हर चीज़ में इसकी अमल दखल है। अगर आप इंटीरियर्स को देख लें, आप मेकअप को देख लें, आप पेंटिंग को देख लें, तो इट इफेक्ट्स योर मूड अ लॉट। तो किस तरह हमारे मूड को ये चेंज करता है? हमारी जो एनर्जी है उसको रिवाइव करते हैं ये कलर्स? ऑब्वियसली जब आप फ्रेश कलर पहनेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। इवन अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो कहते हैं अपनी कबर्ड में से वो कलर निकालें जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे आप बहुत ब्राइट कलर्स निकाल के पहन लें, बहुत ब्राइट कलर का लिप शेड आप चूज कर लें, तो आपके मूड को वाकई में इफेक्ट करेगा वो। अच्छा। आप खुद को अच्छे लगेंगे तो आपके मूड पे इफेक्ट होगा, आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। तो ये इट ऑल इफेक्ट ऑन योर मूड। कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कि माहिरीन भी कहते हैं कि आपके जो कलर्स होते हैं ना, वो आपकी शख्सियत की आकाश करते हैं कि किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। तो डार्कर कलर्स एंड लाइटर टोन के कलर्स, ये किस तरह हमारी शख्सियत को जो है वो निखारते भी हैं और उसको संवारते भी हैं, ये कह सकते हैं। इवन अगर आप विजुअली भी देखें तो जो हमारी ख़वातीन थोड़ी सी जिनका वज़न ज़्यादा है, तो हम उनको कहते हैं कि अगर आप ब्लैक कलर पहनेंगे तो वो थोड़े से वज़न हुजम में कम महसूस होती हैं। इवन कपड़ों में कुछ लाइंस होती हैं जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उससे इवन आपके कद को फ़र्क पड़ता है अगर आप विजुअली देखें। तो ये सारा एक विजुअल गेम है बेसिकली। आप तो यूनिवर्सिटी जो एक एरिज़ोना यूनिवर्सिटी है, उसमें एक नई रिसर्च, एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इवन कलर से हीलिंग तक मुतारिफ करा दी है कि ग्रीन कलर जो है वो आपकी माइग्रेन को हेल्प करता है। इंडियन डॉक्टर्स हैं उसके ऊपर वो जैसे काम कर रहे हैं। इवन रेड कलर जो है वो आपको काफ़ी सारे जिस्मानी कमज़ोरियों में आपको और इवन अगर आप ब्यूटी सेक्शन में देखें तो फोटोथेरेपी एक चीज़ है, उसमें आपको ब्लू फोटोथेरेपी दी जाती है टू ट्रीट योर एक्ने। एंड ये वो कलर्स इवन बहुत एडवांस लेवल पर चले गए हैं अब तो उस लिहाज मतलब अगर बाहर की दुनिया की बात की जाए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक मतलब अगर कोई ये कह दे कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं रंगों से खेलना चाहता हूँ, तो वो उसकी तरफ रिवाज ही नहीं है, हमारा रुझान ही नहीं जाता। मतलब घर वाले ही सपोर्ट नहीं करते कि क्या करने वाला काम है ये जो तुम कर रहे हो। जी, ये तो बहुत बड़ी एक डिबेट है इसके ऊपर कि देखें, आर्ट को हम एक ही ज़मरे में लेते हैं। हम कहते हैं कि आर्टिस्ट, अगर बच्चा आर्ट की तरफ जाना चाह रहा है तो वो पेंटर ही बनेगा और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। बट मैं अगर अपनी मिसाल आपको दूं कि मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं पेंटर ना होती तो मैं मेरी एस्थेटिक्स ना होती और मैं डिज़ाइन नहीं कर सकती थी, मैं मेकअप नहीं कर सकती थी। मैं एक और पहलू ये भी है कि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एज वेल, तो मैं उसको समझ ही नहीं सकती थी। इसकी बहुत सारी शाखें हैं आगे, आपकी देखने की एक आंख होती है, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल और
तरीके पे चला जाता है, आप आर्ट पढ़ते हैं, आपके जाविये मुख्तलिफ हो जाते हैं, आप डिज़ाइनिंग में निकल सकते हैं, आप इंटीरियर में निकल सकते हैं, आप फोटोग्राफी को थोड़ी सी टेक्निकलिटी को समझ के आपकी, क्योंकि अगर आपकी देखने की आंख नहीं है, आप कैमरे के साथ जस्टिस नहीं कर सकते, तो कलर आर्ट इज़ लाइक ये सिर्फ पेंटिंग बनाने की हद तक नहीं है, इसमें आप फिर आगे मेडिकल हमारे स्पेशलिस्ट को हेल्प कर सकते हैं। अच्छा। जैसे बाहर कनाडा वगैरह में बहुत ज़्यादा दे आर हाईली पेड कलर थेरेपिस्ट, लाइक बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत बिहेवियरल इश्यूज हैं, exactly, हाँ. तो उनकी थेरेपी की जाती है थ्रू आर्ट, और इसमें colors, समझने की ये ज़रूरत है कि इसमें जजमेंटल नहीं आप हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप एक पेशेंट को अगर आप आर्ट के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं तो ही हैज़ टू मेक अ परफेक्ट फिगर और परफेक्ट कलर थ्योरी। तो उसमें आपको पता चलता है कि इसके अंदर क्या महरूमी है या क्या कमी है, उससे आप उसका एनालिसिस बेटर तरीके से कर सकते हैं कि किस तरीके से वो रंगों को इस्तेमाल कर रहा है। तो देयर आर टन्स ऑफ अदर फील्ड्स, इसमें हम नहीं एक चीज़ में रह सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा महम, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पेंटिंग करना, रंगों के साथ खेलना, और इससे आपकी जो मेंटली ग्रोथ है या दिमागी कह रहे हैं कि नशोनुमा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आप रिलैक्स भी होते हो। आप खुद भी एक पेंटर हैं, पेंटिंग भी करती होंगी, तो क्या महसूस होता है जब आप रंगों के साथ खेलती हैं? क्या दिमाग में आता है? ये बहुत अच्छी बात अभी आपने की। पेंटिंग या कलर थेरेपी से आपका फोकस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। जैसे अब अगर एक बच्चा है वो एक मुसलसल वो पढ़ रहा है, हम उसको एक ही लेवल पर रखे हुए हैं कि बस उसने पढ़ना है, ये याद करना है, तो आपका ब्रेन एक टाइम पे आके उसको वो कहते हैं ना जिस तरह बिल्कुल क्लॉग हो जाता है। तो ये कलर आपके फोकस को भी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। जब आप एक चीज बना रहे हैं, बड़े इन्हमाक से आप उसको देख रहे हैं, उसमें आप जैसे मंडालाज होते हैं, ये भी एक पूरी थेरेपी करवाई जाती है कि उसमें आप मंडालाज में आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस देते हैं, उससे आपका बैलेंस कंट्रोल होता है, आपको अपनी सिमेट्रिकल और अपनी बाउंड्रीज में रहने की आदत पड़ती है, आपके हाथ, इवन आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है। अच्छा जी, और आपका फोकस इम्प्रूव होता है और इट हेल्प्स डिप्रेशन अ लॉट। हम देख रहे हैं आजकल हाइलाइटर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ग्लोई मेकअप बहुत ज्यादा चल रहा है। मतलब पहले हम देखते थे कि बहुत ज्यादा, जैसे आपने कहा कि डार्क आईज होती थी, लेकिन आजकल सेटल मेकअप और ग्लोई मेकअप चल रहा है। तो ये हम हर इवेंट के हिसाब से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और हाइलाइटर के हिसाब से मैं बस एक एडवाइस ये दूंगी कि जैसे किसी के बहुत पफी चीक्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उस पर अगर आप बहुत ज्यादा हाइलाइटर लगाएंगे तो वो और पॉप अप हो जाएगा। अच्छा। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हाइलाइटर आपको आपके उसको ज्यादा ओवरली डन तो नहीं कर रहा कि आपके जो ऑलरेडी इनहैंस्ड फीचर्स हैं, ये जो इम्बैलेंस हैं आपके फेस के अंदर, वो और इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो हम ट्रेंड को जरूर फॉलो करें, लेकिन हमने अपने चेहरे के खदोखाल को जहन में रख के ट्रेंड को फॉलो करना है। किसी और को देखकर नहीं करना कि उसने अगर ये चीज लगाई है तो हम भी लगा लें। हाँ जी, जैसे कोई बहुत गोरे लोग होते हैं तो उनको बहुत ऑरेंज लिपस्टिक या वो बहुत उनपे सूट करती है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी न्यूट्रल ऑलिव अंडरटोन्स हैं, मेरा रंग जो है वो एवरेज है। तो अगर मैं अपने रंग से बहुत हट के बहुत उसमें जाऊंगी, और एवरी डिपेंड करता है, अगर इवनिंग है फंक्शन तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं बहुत ओवर जाऊंगी तो मुझे लोग ये देखेंगे कि ये अलग से लगे। तो मूड को बैलेंस करना, इट्स लाइक अ कॉम्पोजिशन, फेस इज लाइक अ पेंटिंग, उसको बैलेंस करना अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। अगर आईज पे ज्यादा है, लिप्स को कितना इनहैंस करना है, लिप्स इनहैंस हो गए तो आईज को कितना बैलेंस करना है, और डे टाइम लाइट क्या है, अगेन लाइट आ गई, कलर्स आ गए कि उसमें इवनिंग क्या है, मॉर्निंग क्या है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। दूसरा, स्किन केयर रूटीन के हवाले से भी अगर बात की जाए तो मेकअप के बारे में भी हो गया है। स्किन केयर रूटीन डेली की क्या होनी चाहिए आपको लगता है? मतलब आजकल तो बहुत ज्यादा लड़कियां कंसर्न है इस हवाले से, तो किस तरह की हमारी डेली रूटीन होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मेकअप भी कर रहे हैं। स्किन के हिसाब से मैं सिर्फ एक बात देखने वालों को कहूंगी कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल अपनी जिंदगी का लाजमी बना लें। अच्छा, क्योंकि बेसिकली सन बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको विटामिन डी फराहम करता है, लेकिन सन डैमेज बहुत ज्यादा करता है आपको। हाँ। तो सनस्क्रीन से ये नहीं होगा कि आपको वो विटामिन डी मिलना बंद हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। इवन के हमें तो उन्होंने जब मैंने पढ़ा मेकअप, तो हमें उन्होंने ये भी पढ़ाया था कि इवन के घर के अंदर अगर आप कुकिंग भी कर रही हैं तो आपने सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि वो हीट जा रही है आपके फेस को,
और सन स्क्रीन से आपकी एजिंग का प्रोसेस डिले हो जाता है, आपकी पिगमेंटेशन कंट्रोल हो जाती है जो सन से डैमेज हो रहा होता है आपको। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेकअप को प्रॉपर तरीके से वाइप ऑफ करके सोएं। एवरी नाइट क्लेंज योर फेस, ट्वाइस एक्सफोलिएट, एंड उसको अच्छा, जितना आप स्किन को मसाज करेंगे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, जितना आप उसको लुब्रिकेट रखेंगे उतनी आपकी जो स्किन है वो हेल्दी नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे। और ये अपनी स्किन के हवाले से ये डेली रूटीन अपनाना ये आपके अपने ही हाथ में है कि किस तरह आपने अपनी स्किन को लेकर चलना है। विजुअल आर्टिस्ट माहम गुल हमारे साथ मौजूद थी। माहम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और हम कलर्स के हवाले से बात कर रहे थे, कलर थेरेपी के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह हमारी नफ्सियात को और हमारी पर्सनैलिटी को किस तरह वो चेंज कर सकती है। तो आप लोगों से भी यही है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो कलर्स को अपनी ज़िंदगी में एंटर कर लें ताकि जो स्ट्रेस है वो भाग जाए। उम्मीद करती हूँ कि जनाब आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और इसका फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। फेसबुक पर जाकर मुझे इजाज़त देनी, आपने कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।